वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 6 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारा कोर टारगेट रहेगा कि द हिंदू में आज जितनी भी न्यूज़ मेंशन्ड है उसको प्रॉपर कवर करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो जो न्यूज़ मेंशन्ड है द हिंदू में वो हमें हेल्प कर सकती है GS1 के लिए, GS2 के लिए, GS3 एंड GS4। कोर टारगेट यही रहेगा हमारा कि जो न्यूज़ मेंशन्ड है उसको हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस न्यूज़ से रिलेटेड कोई आता है तो हम उसको ईजिली जो है वो एड्रेस कर सके और ईजिली जो है वो हम करेक्ट आंसर को सिलेक्ट कर सके। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो आज के करंट अफेयर की शुरुआत जो है वो हम एक कोट के साथ करेंगे और ये कोट जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में मेंशन है। इंडियन एक्सप्रेस में हर रोज जो है वो एक कोट जो है वो रहता है। स्पेशली हम बात करते हैं एडिटोरियल पेज पे। तो ये कोट कुछ इस तरह से है कि डिजिटल वर्ल्ड इज नाउ द रियल वर्ल्ड एंड इट्स टाइम वी स्टार्ट ट्रीटिंग इट दैट वे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस कोट को जो है वो हम अपने ऐसे में भी इंक्लूड कर सकते हैं। और हमारा जो थीम है वो सिंपल क्लियर यही है कि बिल्कुल सिंपल वे में जो है वो करंट अफेयर को समझना है, ताकि हमें प्रॉपर जो है वो न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ा जा सकता है या नोट्स किस तरह से बनाए जा सकते हैं, ये सभी जो चैलेंजेस रहते हैं स्पेशली बिगनर्स की अगर हम बात करें तो हम उसको प्रॉपर एड्रेस कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फडणवीस मतलब अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए और महाराष्ट्र में इलेक्शन के बाद जो देवेंद्र फडणवीस है वो वहाँ पर जो है वो CM अपॉइंट कर दिए गए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से जो रेज हो सकता है प्रीलिम्स में या फिर अगर हम बात करें मेंस में, तो सबसे पहले तो देखो महाराष्ट्र को पूरा पढ़ा होना चाहिए। महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी माउंटेन रेंज है, ठीक है, क्लियरली पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। फिर उसके बाद रिवर्स का हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी रिवर्स है। जैसे एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर हम माने गोदावरी, गोदावरी जो है वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, वन ऑफ ज्योतिर्लिंग। देन कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से निकलती है, इट इज़ इन ऑल्सो महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से हम को लिंक करके पढ़ सकते हैं। देन महाराष्ट्र फेमस किसके लिए है? नासिक की अगर हम बात करें तो यहाँ से प्याज बहुत ज़्यादा होता है नासिक में टमाटर भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें महाराष्ट्र के बारे में तो मराठी स्पीकिंग स्टेट है एक तरह से, और महाराष्ट्र अगर लिंक करता है ऑलमोस्ट अगर हम बात करें मेडिवल हिस्ट्री में तो छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर हम बात करें ये टॉपिक अगर हम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर करंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि न्यूज़ में रहता ही ऑलमोस्ट। और फादर ऑफ इंडियन नेवी भी जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा गया है। स्वराज की थीम इन्होंने रखी थी, मराठा साम्राज्य का जो है वो एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने करी, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन नेवी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कंसेप्ट हम इससे समझ सकते हैं कि फादर ऑफ इंडियन नेवी इसलिए क्योंकि अभी December 4 को अगर हम बात करें तो नेवल डे भी जो है वो हमने ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन हुआ था 1971 में, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। उसको ऑनर देने के लिए, ट्रिब्यूट पे करने के लिए जो है वो इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर को जो है वो एज अ नेवल डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरह से हम लिंक करके पढ़ सकते हैं। देन देवेंद्र फडणवीस, ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि वो CM बने, तो CM की ओथ कौन करवाता है ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ओथ कौन करवाता है और CM की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? पहले CM अपॉइंट किया जाता है, देन उसको मेजॉरिटी प्रूफ करनी होती है अपने हाउस में, फ्लोर टेस्ट इसको कहते हैं। तो ये एक कंसेप्ट जो है वो हमारा लिंक करता है स्टेट की पॉलिटी के साथ कि फ्लोर टेस्ट होता है, ओथ जो है वो गवर्नर करवाते हैं, फिर फ्लोर टेस्ट होगा, फिर फ्लोर टेस्ट के बाद वो CM जो है वो परमानेंट बन जाएंगे। फिर उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर जो है वो स्टेट में जो है वो संवैधानिक फॉर्म में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए जो है वो रूल करेंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए पूरा का पूरा वेलफेयर को प्रमोट करेंगे स्टेट में 5 साल के लिए, या तब तक के लिए जब तक स्टेट असेंबली डिसॉल्व नहीं होती। जब स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो उस केस में नेक्स्ट CM बनेगा, फिर मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, अगेन ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इस तरह से हम जो है वो बेसिक पढ़ सकते हैं साथ में लिंक करके करंट न्यूज़ के साथ। देन उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रहता है, वो है अजीत पवार से रिलेटेड। अजीत पवार जी को यहाँ पर जो है वो डिप्टी CM बनाया गया और ये एक रिकॉर्ड ब्रेक है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट है उनके लिए कि वो आई थिंक शायद रेगुलर जो है वो यहाँ पर 6th टाइम जो है वो बने हैं, 6th टाइम या 5th टाइम जो है वो अपॉइंट किए गए हैं एज अ डिप्टी CM ऑफ द महाराष्ट्र। तो ये इस तरह से हम लिंक करके पढ़ सकते हैं। और हमने जोग्राफिकल पॉइंट को भी देख लिया, हमने पॉलिटिकल पॉइंट को भी देख लिया, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फैक्ट्स को भी देख लिया। देन गवर्नर की अपॉइंटमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा
एक तरह से ये जो लिंक करेगा टॉपिक, ये लिंक करता है हिंदी नेम्स फॉर द बिल। मतलब अभी जिस तरह से कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में देखा जा रहा है, अभी हमने पहले बात की थी आईपीसी को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था, भारतीय न्याय संहिता सिस्टम वो शुरू किया है। देन इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ एक बिल आया है, ठीक है, और ये बिल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस बिल का जो नाम है वो है भारतीय वायुयान विधेयक। बिल को हिंदी में विधेयक कहा जाता है, तो भारतीय वायुयान विधेयक, मतलब बिल का नाम हिंदी में रख दिया है। तो इसके रिगार्डिंग जो अपोजिशन है पार्लियामेंट में अगर हम बात करते हैं, तो काफ़ी जो है वो क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो वॉइस रेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि इससे जो है वो एक हिंदू हिंदी को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। फिर इससे जो आपकी अगर हम बात करते हैं डिफरेंट, क्योंकि हम एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी कंसेप्ट को प्रमोट करते हैं, तो हाँ हमारे यहाँ पर सिर्फ एक हिंदी नहीं, अदर लैंग्वेजेस भी इंक्लूड होती है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो डिफरेंट, थोड़ी सी यूनिक रहती है, अलग रहती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो है वो काफ़ी क्वेश्चन जो है वो रेज हो रहे हैं, अपोजिशन यहाँ पर क्वेश्चन रेज कर रहा है। प्लस यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इवन सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर एक वर्डिक्ट रहता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था यहाँ पे, इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पर स्ट्राइकिंग डाउन, उन्होंने क्लियरली कहा था कि ये मूव जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज आर्टिकल 348(1)(b ये क्लियर कहता है रिक्वायर्स दैट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो है वो टू बी इन इंग्लिश सेट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा है कि जो भी टेक्स्ट है, ठीक है, यानी कि जो पार्लियामेंट की वर्किंग होगी, टेक्स्ट होंगे वो इंग्लिश में होंगे, ऐसा जो है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लिंक रहता है। प्लस साथ में हमें याद रखना है कि जो यूनियन है, यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो हिंदी होती है। यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी। टोटल जो है वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है अभी अगर हम बात करें, और 8th शेड्यूल जो है वो आपका लिंक करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस के साथ। क्वेश्चन 8th शेड्यूल से, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से ऑलरेडी इस बार जो है वो प्रीलिम्स हुआ था, उसमें पूछा गया था। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो 14 जो है वो लैंग्वेजेस थी, उसके बाद से जो है वो आपका 8 जो है वो ऐड की गई। तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो रखे हैं जिससे जो है वो ऐड की गई लैंग्वेजेस, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। तो दैट मीन्स इन डेप्थ क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर टॉपिक करंट से लिंक कर रहा है तो उसको पूरा रिसर्च एंड एनालिसिस उसके ऊपर करना सही रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करें तो वो है स्टेट्स एंड द चैलेंज बिफोर द फाइनेंस कमीशन। तो कहीं ना कहीं ये जो एडिटोरियल है ये लिंक करता है फाइनेंस कमीशन के साथ। तो सबसे पहले जो न्यूज़ की अगर हम बात करें, जो यहाँ पर न्यूज़ बन रही है वो ये बन रही है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली होस्ट किया है 16th फाइनेंस कमीशन, जिसको चेयर किसने किया? अरविंद पनगरिया ने। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे पहले तो फाइनेंस कमीशन के बारे में पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन होता क्या है, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद हम पढ़ सकते हैं फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग बेसिक। तो फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा सबसे पहले। तो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड सबसे पहले तो हमें आर्टिकल हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में जो है वो फाइनेंस कमीशन मेंशन है। हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में जो है वो आपका जो है वो मेंशन्ड है। सबसे पहले हमें ये याद रखना है। देन उसके बाद कोर, अगर हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें जो हमें समझना है, ठीक है, जो हमें लर्न करना है, वो ये कि फाइनेंस कमीशन फिर कब बनाया गया था। पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये हो गया आर्टिकल के रिगार्डिंग कि आर्टिकल 280 जो है वो लिंक करता है फाइनेंस कमीशन के साथ। देन उसके बाद आता है बात अपॉइंटमेंट की, कि अपॉइंटमेंट कौन करते हैं। तो अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं, ये हम जो है वो लर्न कर सकते हैं, याद कर, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट रहता है कि 1951 में सबसे पहले जो है वो फाइनेंस कमीशन बनाया गया था। 1951 में इनका काम क्या है, ड्यूटी क्या है, फाइनेंसेस को एलोकेट करना। अब फाइनेंसेस को एलोकेट करने का दो तरीका होता है, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और अभी 16th फाइनेंस कमीशन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में भी यहाँ पर जो है वो बातचीत की रखी है। यानी कि फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन था, देखो सबसे पहले इन्होंने बताया कि 1951 में जो है वो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बनाया। और एवरी फाइनेंस कमीशन, जो भी फाइनेंस कमीशन है, उसका जो है वो मेन टारगेट क्या होता है, मेन टारगेट होता है इनका जो होता है वो होता है इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बाय इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ स्टेट्स अंडर द वर्टिकल डिवीजन एंड
साथ में एक तरह से हॉरिजॉन्टल डिवीजन, यानी कि वर्टिक फंड्स को एक तरह से क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज जो इनकम फाइनेंसिस को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो पॉइंट ऑफ व्यू से। जो 15th फाइनेंस कमीशन यहाँ पर था, उन्होंने जो है वो 41% की जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी कि स्टेट्स को इतना तक जो है वो देना है। इसमें 1% जो था वो आपका जो J&K के लिए गया था, क्योंकि वो न्यूली जो है वो यूनियन टेरिटरी बनी थी, इस तरह से जो उन्होंने बताया था। अभी जो हमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या अगर हम बात करें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक किस तरह से लिंक करके हम पढ़ सकते हैं, तो फाइनेंस कमीशन का हमें ये क्लियर हो गया कि अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। 5 मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है, और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। 5 मेंबर्स कौन होंगे, वो एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि अगर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, रिमूव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करेंगे। उसके लिए पहले डायरेक्टली रिमूव नहीं करेंगे, यानी कि प्लेजर पर ऑफिस नहीं होल्ड करते हैं। ऑन द रेजोल्यूशन जब पास हो जाएगा हमारी पार्लियामेंट से, उसके बाद इनको रिमूव किया जाएगा। और रिमूवल जो प्रोसेस है वो सिमिलर होगी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। तो दैट मीन्स ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, ये भी क्लियर होता है। ये भी क्लियर होता है कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है फाइनेंस कमीशन। और साथ में हमें एक पॉइंट और याद रखना है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो 5 मेंबर्स इसमें है, और 5 ईयर्स की जो है वो उसका प्रॉपर काम रहता है कि 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। हालांकि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि फाइनेंसिस को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है या कुछ, तो उसके रिगार्डिंग वो कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं उसी टाइम। देन यहाँ पर एक कंसर्न और पॉइंट हमें जो याद रखना है वो ये कि फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती है, क्या वो सरकार के ऊपर बाइंडिंग होती है या नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लस इनकी जो रिपोर्ट होगी, जो फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इनकी रिपोर्ट जाएगी और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनली रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में रखते हैं। तो इस तरह से हम इसको को लिंक करके पढ़ सकते हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये GS2 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और GS2 में हम पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है अभी प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड या फाइनेंसिस रिडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। प्लस चैलेंजेस जब हम बता रहे हैं तो हमारे पास वे फॉरवर्ड होने चाहिए, वे फॉरवर्ड या हमारे सुजेशंस जो है वो क्या है वो हम बता सकते हैं, और एक कंक्लूडिंग लाइन हम जो है वो साथ के साथ में बना सकते हैं, ताकि हम जब एग्जाम में बैठेंगे, मेंस आंसर रेटिंग के लिए बैठेंगे, तो एटलीस्ट हमारे पास एक अच्छी इंट्रोडक्शन, कुछ वे फॉरवर्ड और कुछ कंक्लूजन जो है वो हर एक टॉपिक से रिलेटेड होना ही चाहिए। इससे जो है वो थोड़ा लिखने में ईजी रहता है। देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी और इसको हम एडिटोरियल एनालिसिस की फॉर्म में कवर करेंगे। अ 3 नेशंस विजिट इनटू लाइक 3 नेशन विजिट प्लस हमारी डिप्लोमेसी, यानी कि इंडिया की जो डिप्लोमेटिक स्किल्स की अगर हम बात करें या हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस की हम यहाँ पर बात करें, तो इस टाइम पे वो टॉप लेवल पर चल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है क्यों, देखो हम G20 समिट के लिए जो है वो ब्राज़ील गए थे। अब G20 समिट के लिए जब ब्राज़ील गए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझना इस एडिटोरियल में 3 कंट्रीज़ को एड्रेस किया है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 3 कंट्रीज़ को जो है वो 3 कंट्रीज़ में गए। पहला तो ब्राज़ील हो गया कि ब्राज़ील गए, ठीक है। उसके बाद अब देखो ब्राज़ील से हम लेटिन अमेरिकन कंट्री को इंक्लूड कर रहे हैं, लेटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी कंट्री जो कैरेबियन सी में है, गुयाना, यहाँ पर भी गए। तो देखो कैरेबियन सी से लिंक कर रहे हैं। और देन एक और कंट्री जिसकी हम बात करते हैं, नाइजीरिया, अफ्रीका। तो 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स को, अफ्रीका, लेटिन अमेरिका और कैरेबियन सी, इन 3 रीजन्स को जो है वो हमने एक तरफ से जो है वो अपनी साइड किया, यहाँ पर अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो और स्ट्रांग करने का टारगेट किया। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं नाइजीरिया के बारे में, और क्लियरली यहाँ पर बता भी रखा है, और ये सब एक G20 समिट के टाइम पे हो रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहाँ पे नाइजीरिया की अगर हम बात करें तो नाइजीरिया डेमोक्रेटिक एक नेशन है और वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन अफ्रीका, इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो अफ्रीकन यूनियन है जिसको भारत ने इंक्लूड किया था 2023 में, जब भारत में G20 का समिट हुआ था, तो अफ्रीकन यूनियन को भारत में एंट्री मिली थी और G20 में। देन उसके बाद परमानेंट अगर हम बात करें तो वो ब्राज़ील जो आपका डिक्लेरेशन हो रखा है यहाँ पे, ब्राज़ील में जो समिट हुआ G20 का 2024 में, वहाँ पर ये परमानेंट मेंबर बन गए। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को नाइजीरिया भी फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक तरह से जो है वो मल्टी एथनिक और मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटीज़ देखने को मिलती है। तो मतलब भारत के साथ कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट सिमिलर फीचर्स इनके पास है। सेकंड, उसके बाद जो हम बात करें, यहाँ पर जो है वो इंडियंस भी बहुत ज़्यादा है, इस रीजन में इंडियंस भी देखे जाते हैं। और थर्ड जो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं नाइजीरिया के रिगार्डिंग, कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना।
मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट का स्कोप यहाँ पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग चाइना के यहाँ पर जो है वो 200 से ज़्यादा कंपनीज जो है वो वर्क कर रही है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए भी जो है वो हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा कि हम भी नाइजीरिया में इन्वेस्टमेंट करें। इससे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमारी प्रेजेंस और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। प्लस नाइजीरिया कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है जिसको चाइना भी इग्नोर करता है एक तरह से, और इंडिया हमेशा जो है वो पीस को प्रमोट करने के फेवर में रहता है। तो इसलिए यहाँ पर जो कॉमन चैलेंजेस है लाइक टेररिज्म हो गया, या फिर जो लेफ्ट विंग एक्टिविटीज़ हो गई, या फिर पायरेसी का इशू हो गया, या फिर और कंसर्न जो आपका बात करें जैसे मिलिटेंसी होगी, अर्बन नक्सलिज्म हो गया, ये सभी चैलेंजेस जो है वो नाइजीरिया भी फेस करता है और भारत भी जो है वो कहीं ना कहीं से इफेक्टेड होता है। तो इसलिए कॉमन ग्राउंड है, तो दोनों इसके ऊपर मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और इसका सिग्निफिकेंस चैलेंजेस हम जो है वो IR फॉर्म में कवर कर सकते हैं, और हम इसको लिंक कर रहे हैं अफ्रीका के साथ। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्राज़ील सबसे पहले तो देखो फेमस है अमेजॉन फॉरेस्ट के लिए, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट और अमेजॉन रिवर के लिए। ऑलमोस्ट अमेजॉन रिवर और अमेजॉन फॉरेस्ट का मैक्सिमम एरिया जो है वो 70 to 80% जो है वो किस में आता है, ब्राज़ील में आता है। अब ब्राज़ील में देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, एक तो ये ब्राज़ील अभी अगले साल के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जो COP30 होगी वो ब्राज़ील में होगी, और 1992 के बाद पहली बार COP30 अगेन जो है वो ब्राज़ील में जा रही है। तो बनी ही यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, जो ये क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो फ्रेमवर्क है ये बना ही ब्राज़ील में है। 1992 में अर्थ समिट हुआ था जहाँ पर रियो डिक्लेरेशन इसको कहा गया है। यहाँ पर 21 एजेंडा बना था, एजेंडा 21, और इस एजेंडा 21 के थ्रू कहीं ना कहीं जो है वो ये बात की गई थी कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी। तो यहाँ पर जो है वो UNFCCC भी बनी, ठीक है, और इसका जो मेन टारगेट था वो यही था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के थ्रू क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जाएगा। ऑलमोस्ट भारत इसका मेंबर है। तो अगेन अब हम बात करें जो 30th समिट होगा, COP30 होगा, वो ब्राज़ील में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें, और इसके सबसे पहले तो हम बात करते हैं G20 COP13, तो ये 30 ये याद रखना ब्राज़ील में होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। देन यहाँ पर हम बात करते हैं G20 के बारे में और ब्राज़ील। तो ब्राज़ील को ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पर लिंक करते हैं थोड़ा और पढ़ते हैं ब्राज़ील के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले तो ब्राज़ील और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं। G20 का समिट जो था, जिसको एक तरह से जो है वो अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेन पॉइंट्स जिसके ऊपर बात की गई, तो सबसे पहला आता है यहाँ पर कि इंक्लूजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस। तो ये 3 मेन टारगेट्स हैं। देखो इंक्लूसिव या इंक्लूजन भी हम इसको कह सकते हैं। थोड़ा आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसको इंक्लूजन से इंक्लूसिव ले जाएंगे, सोशल इंक्लूजन भी हम इसको कह सकते हैं, और साथ में हम इसको इंक्लूसिवनेस में भी लेके जा सकते हैं। जब इंक्लूसिवनेस कंसेप्ट को समझते हैं, वर्ड को समझते हैं, तो ज़्यादा क्लियर होगा, हम इसको अपने आंसर या जो कंक्लूजन होगा उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन सोशल इंक्लूजन यहाँ पर जो है वो पूरी टर्म फॉलो की गई है। साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग तो सिंपल क्लियर होता है। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जिसमें टारगेट किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ 2030 तक इनको अचीव करना है, और टोटल यहाँ पर कितने गोल्स है, 17 गोल्स है, और 169 जो है वो टारगेट्स है। 2015 में जो है वो इसको अडॉप्ट किया गया था, और भारत G20 मेंबर्स में अकेली ऐसी कंट्री है जो टारगेट्स हैं इनको कहीं ना कहीं किसी हद तक अचीव कर रही है। तो बाकी तो कोई ऑलमोस्ट है ही नहीं, ऑल है लेकिन वो बहुत कम है, लेकिन भारत का शेयर जो है सबसे ज़्यादा है। ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, अब यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर ये अगर हम बात करें तो इसमें ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस जो है, गवर्नेंस का मतलब हिंदी में शासन होता है, तो इसको भी याद रखना। जो हिंदी कंपलसरी हिंदी की जब हम तैयारी करते हैं तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इवन इसी एडिटोरियल को अगर हम ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी प्रैक्टिस भी साथ में हो जाएगी, एडिटोरियल प्रिपेयर भी हो जाएगा, और ओवरऑल एक तरह से हम कंपलसरी के पेपर्स की तैयारी भी साथ में कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है वो ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, कि उसमें रिफॉर्म्स चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस में भी रिफॉर्म चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, कि हमें जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो रिफॉर्म्स चाहिए। हमें यूनाइटेड नेशन काउंसिल में जो है वो अभी रिफॉर्म्स देखने हैं, और इसके रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पर जो है वो इसमें जो है वो बातचीत की गई। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देन उसके बाद यहाँ पर हम बात करें कि जो मेनली एक सोशल इंक्लूजन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हंगर और पॉवर्टी इन दोनों को एड्रेस करने की बात की जा रही है। एक हंगर और दूसरा पॉवर्टी, इन दोनों को हमें जो है वो एड्रेस करना है। यहाँ पर इस तरह की बातचीत भी जो है वो की गई। प्लस एक वाइडर लेवल पर यहाँ पर फंड्स
ठीक है, एक फंड्स के बारे में भी कहा है, और इसमें एक रोड मैप जो है वो प्रिपेयर किया गया जिसके अडॉप्शन की यहाँ पर बात की जा रही है, दैट इज बेटर, बिगर एंड मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। बेटर, बिगर एंड मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं एज अ वे फॉरवर्ड, ये हमारे लिए लाइन बन सकती है कि यहाँ पर किस तरह की बात की जा रही है। इवन लाइक रिफॉर्म्स अगर हम बात करते हैं, या इंडिया के सुजेशंस क्या रह सकते हैं अगर जो मल्टी पोलर वर्ल्ड की हम बात करते हैं, या जिस तरह से वर्ल्ड डिवीजन हो रही है, वर्ल्ड छोटे छोटे जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है, तो उस तरह से हम ये बता सकते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट हम इसको नोट डाउन अगर अपने आंसर में इंक्लूड कर देते हैं तो काफ़ी एक अच्छा पॉइंट माना जा सकता है। देन उसके बाद थर्ड अगर हम बात करें वो है गोयना। गोयना जो है वो कैरिबियन सी में नेशन है, ठीक है। अभी वेनेजुएला में, ठीक है, ऑयल क्राइसिस या वहाँ पे जो है वो ओवरऑल क्राइसिस चल रहे थे, तो इसका मतलब क्या है, वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा ऑयल वगैरह देखा जाता है इन केस ऑफ योर साउथ अमेरिका। अभी लेकिन यहाँ पर गोयना भी हमारे पास एक ऑप्शन हो सकता है, कैरिबियन रीजन में है और इनके पास नेचुरल गैस और कोल के काफ़ी अच्छे जो है वो रिसोर्सेज हैं, और भारत के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। जब भारत के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एक फेवर वाली पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी आती है कि 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर है इंडियन ओरिजिन में है, मतलब कहीं ना कहीं ये भारतीय मूल के लोग हैं जो गोयना में रहते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट हमारे लिए रहता है। और रिलेशंस की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है, इसी में लाइक न्यूज़ में भी ये मैंशन है कि 50 साल में पहली बार 56 ऑलमोस्ट शायद 56 ईयर्स है, 56 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर गए, तो दैट मीन्स ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कोलैबोरेशन की, जो हमने कॉपरेशन एरियाज़ की हमने बात की, तो उसमें हमने एनर्जी, डिफेंस, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट, डिजिटल कोलैबोरेशन, एजुकेशन एंड फूड सिक्योरिटी, कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हमने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पर साइन किए, और एक कुछ कोर एरियाज़ है। अब देखो ये कोर एरियाज़ की अगर हम बात करें तो एक बेसिक नीड है एनर्जी, हम देखते हैं तो एनर्जी, हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, हमारा टारगेट है कि 2047 तक हमें एक जो है वो डेवलप्ड कंट्री बनना है, और इसको अमृतकाल की फेज़ भी कहा गया है। इवन हमारा टारगेट रहेगा 5 ट्रिलियन इकॉनमी का, कि हमें 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, तो उसका टारगेट भी हमारा जो है वो 2030 तक अगर हमें अचीव करना है तो एनर्जी जो है वो हमें चाहिए। एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो हमारा सबसे बड़ा जो है वो मेन जो है वो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे इस टाइम पे, और एनर्जी में भी नेचुरल गैस और कोल। और दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि डिजिटल कोलैबोरेशन, ठीक है, डिफेंस, तो हमारी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो इनोवेशंस है, हम जैसे फॉर एग्जांपल UPI, एक छोटा सा एग्जांपल आता है UPI भीम, हमारे नेबरहुड में तो ये बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं वेस्ट कंट्रीज़ में भी अगर इस तरह से जो है वो UPI और आपका भीम जो है वो एक्टिव होता है, ठीक है, तो ये एक हमारे लिए अचीवमेंट हो सकती है, और इससे भी जो है वो हम देख सकते हैं कि रुपी में भी लोग जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं, तो रुपी की वैल्यू भी बढ़ेगी इस तरह से, तो हम इसको समझ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। तो ओवरऑल 3 कंट्रीज़ को एक साथ कवर किया, बेसिक हमने देखा, IR पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा ये सेक्शन कवर हो गया, तो इसलिए ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला एडिटोरियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको कह सकते हैं, स्पेशली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। IR पॉइंट ऑफ व्यू से ये कवर करना सही रहेगा, और GS2 का ये टॉपिक है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब हम लिंक करेंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ, मतलब सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक आर्टिकल बताना चाहूँगा, वो है आर्टिकल जो हमें याद रखना है, आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस जो है वो लिंक करता है सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशली यहाँ पर बात कर रहे हैं, और अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो बेसिक है जो हमें याद रखना है। उसके बाद करंट की अगर हम बात करें तो जस्टिस मनमोहन, जो कि दिल्ली के चीफ जस्टिस, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, इनको अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई तो अभी टोटल जजेस जो हो गए हैं वो 33 हो गए हैं, एक जज यहाँ पर मिसिंग है, टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 34 है। तो बेसिक हमने डिस्कस कर लिया, और अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन जो है वो कोलिजियम सिस्टम ने दी थी, यानी कि कोलिजियम जो था 4 मेंबर ग्रुप, तो उसको पूरा हम आज डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल में लिंक किस तरह से करता है। तो देखो सबसे पहले हमें एक बेसिक पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये कि कोलिजियम सिस्टम का जो एवोल्यूशन है वो किस तरह से हुआ है, इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉर्म में हम समझ सकते हैं। तो 3 जजेस केस है, इंपॉर्टेंट 3 जजेस केस है यहाँ पे, जो कि कहीं ना कहीं लिंक करते हैं कोलिजियम सिस्टम के साथ। तो जो पहला केस था वो था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये केस हो रखा है 1981 में, और इस केस में ये कहा गया था कि कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है, नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ कंकरेंस। मतलब इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, तो उस केस में कंसल्टेशन रहेगी CJI के साथ कि किसको अपॉइंट करना चाहिए, बट लेकिन सिर्फ ये एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है, कोई यहाँ पर बाइंडिंग नहीं होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सिर्फ वो एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ रहेगा। सेकंड उसके बाद जो केस हुआ वो हुआ 1993 में, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट
ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993। अब यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया, सबसे पहले समझो यहाँ पर कहा गया कि जो आप एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है वो बाइंडिंग होगी, और वो कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस से पूछ सकता है, यानी कि सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करके जो है वो पूछ सकते हैं, और फाइनली जो है वो अपॉइंट हो गए। तो इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर कि एडवाइस जो रहेगी सीजीआई की वो बाइंडिंग होगी। यहाँ पर याद रखना कि सीनियर मोस्ट जज यानी, और या फिर लाइक अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो या सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी जो एडवाइस रहेगी वो बाइंडिंग होगी। ये पॉइंट समझना, याद रखना। देन उसके बाद थर्ड जज केस आया 1998 में। पहले देखो कॉलेजियम सिस्टम बन गया, लेकिन कितने मेंबर्स थे ये क्लियर नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये कहा गया, इसमें जो थर्ड जज केस आया, सीजीआई ने सीधा कहा कि सीजीआई की कंसल्टेशन जो है वो डिपेंड करती है कॉलेजियम के ऊपर, कि सीजीआई को भी कंसल्ट करना पड़ेगा एक कॉलेजियम के साथ, और इसमें मेंबर्स कितने होंगे, 4+1, यानी कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो खुद इसमें होंगे, और फिर ये रेकमेंड करेंगे, और ये बाइंडिंग होगा। ये याद रखना है कि ये बाइंडिंग होगा, यानी कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मना भी करते हैं, वो नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, डिले करते हैं, तो उस केस में अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के खुद ही कर देंगे। और जो इसके बाद एक केस हो रखा है, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये एक्ट 2024 में आया था, एनजेएसी एक्ट। और एनजेएसी एक्ट की अगर हम बात करें तो 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये जो मूव था, एक अमेंडमेंट हमारे संविधान में हुई, और ये अमेंडमेंट कौन सी थी, कौन से नंबर की अमेंडमेंट थी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देन यहाँ पर जो है वो डिक्लेयर किया गया कि जो ये एनजेएसी है, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है, और ये सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को जो है वो इफेक्ट करता है। टोटल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 34 होती है, और पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है या फिर घटा सकती है। तो ये जो आपका स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ये पावर पार्लियामेंट के पास अगर जा रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंसेस के कंसेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ रहती है वो इकोनॉमी की रहेगी, और यानी कि GS3 का ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट रहेगा GS3 का ये टॉपिक। और इसमें अगर हम बात करें किस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं, या इसमें से हम कंसेप्ट को किस तरह से लिंक करेंगे, तो सबसे पहले RBI के रेट की बात की जा रही है। इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट इस बार जो क्वार्टर का जो ग्रोथ रहा है, GDP ग्रोथ रही है, वो 7 टाइम्स से कम रही है। लास्ट 7 टाइम से सबसे कम जो है वो इस टाइम पे देखी जा रही है। और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5.2 या 3% समथिंग है, जिसके मतलब अप्रॉक्सीमेट हमें डाटा याद कर सकते हैं। ओवरऑल इतना नहीं, लास्ट में जब इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा आएगा वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हम थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करेंगे। अब RBI यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि RBI न्यूज़ में आ गया। तो सबसे पहले तो याद रखना कि RBI को बनाया गया था एज अ फेडरल बैंक। 1935 का जो एक्ट था उसके अंडर ये बन रखा है, लेकिन इसकी एस्टेब्लिशमेंट या जो एक्ट आता है वो आता है RBI एक्ट 1934। तो ये एक्ट इंपॉर्टेंट रहता है। एज अ फेडरल बैंक एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1949 में RBI बना दिया था, ठीक है। अब उसके बाद RBI का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और मुंबई को जाओ फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं कि फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को कहते हैं। देन उसके बाद RBI का एक गवर्नर होता है, जिसको जो कि अपॉइंट करता है कौन, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो RBI के गवर्नर को अपॉइंट करती है, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो RBI के गवर्नर है उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देन उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिंक करते हैं यहाँ पे कि RBI की एक पॉलिसी, एक कमेटी होती है, ठीक है, जिसका नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मार्केट में लिक्विडिटी को डिसाइड करती है कि कितना पैसा रहना चाहिए, कितना पैसा नहीं रहेगा। सिंपल क्लियर समझो कि कितना पैसा, कितना लिक्विडिटी मतलब पैसा, मार्केट में कितना पैसा रहेगा, कितना नहीं रहेगा, कितने इंटरेस्ट रेट रहेंगे, वो सब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी साल में 4 बार मिलती है, और 6 महीने की 2 बार रिपोर्ट रिलीज़ करती है। तो 2 टाइम्स ये रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं और 4 बार ये लोग मिलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं वो 6 मेंबर्स होते हैं टोटल। 3 जो है वो RBI साइड से होते हैं, और 3 जो है वो गवर्नमेंट साइड से होते हैं। जो RBI के जो अगर हम बात करें गवर्नर है, वो इसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, इंपॉर्टेंट रहेगा। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के टूल्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ठीक है, ये सभी जो है वो जितने भी जो अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी के, ये टूल्स होते हैं जिसके थ्रू वो मार्केट में लिक्विडिटी को जो है वो मैनेज करते हैं। इसके रिगार्डिंग हमारी इकोनॉमी की क्लासेज है, 5 क्लासेज है, ज़्यादा क्लासेज नहीं है, सिर्फ 5 क्लासेज है, ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप उनको देख सकते हैं। उससे आपको बेसिक इकोनॉमी के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, हेल्प मिलेगी। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो वीडियोज़ है। तो हमारे जो
लाइक स्टेट पीसीज होते हैं जहाँ पर इकोनॉमी के उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं जितने यूपीएससी में पूछे जाते हैं, या इन डेप्थ जितने यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो उनके लिए वो आपको जो है वो हेल्प कर सकती है और एक बेसिक इकोनॉमी जो है वो कवर हो जाएगी। एनसीईआरटी की फॉर्मेट में जो अब हमने उसको कवर किया है। देन उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक रहता है जिसको हम करंट बेस्ड अप्रोच के साथ पढ़ सकते हैं, दैट इज इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि इन्फ्लेशन होती क्या है, और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन भी इंपॉर्टेंट रहता है, और इसको हम पूरा प्रॉपर जो है वो कवर करेंगे। अभी इसके ऊपर थोड़ी और न्यूज़ बनने देते हैं, फिर इन्फ्लेशन को पूरा डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन के टाइप्स कितने होते हैं, जैसे स्क्यू इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन क्या होता है, ये सभी कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। और पॉलिटी के इकोनॉमी के सॉरी नॉट पॉलिटी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हम जो है वो इकोनॉमी करंट बेस्ड इकोनॉमी को इसी तरह से कवर कर सकते हैं कि अगर कोई एक न्यूज़ आ गई, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, रेपो रेट अभी न्यूज़ में रहेगा, तो पूरा हम इस तरह से कवर कर सकते हैं। प्लस एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी काउंसिल भी आजकल जो है वो न्यूज़ में चल रही है, और जीएसटी काउंसिल का जो आर्टिकल है वो 279A है, इसको भी हमने डिस्कस किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कवर करना बहुत ज़रूरी रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, इसरो ने अभी रिसेंटली PSLV से, यानी कि यहाँ पर इसरो की अगर हम फ्लाइट की बात करें तो इसरो ने प्रोबा 3 को लॉन्च किया है। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो है वो मिशन थी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन जो कि इसरो ने लॉन्च किया। और PSLV 59 C59 से PSLV C, यहाँ पर एक याद रखना है कि PSLV C59 है। और इम्पॉर्टेंट रहेगा कि 61st जो है वो ये फ्लाइट थी, जिसमें मतलब जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे लिए रहता है वो ये रहता है कि ये जो मिशन है, ये जो अभी सैटेलाइट लॉन्च की है, ये कंप्लीटली जो है वो एक कमर्शियल मिशन था, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट किसने किया था, इसरो की एक आर्म है न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये जो है वो हमारी कमर्शियल आर्म है, इसरो की कमर्शियल आर्म है, जो कि पूरे के पूरे लाइक कोई अगर सैटेलाइट लॉन्च करनी है, फॉरेन की कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो उसके रिगार्डिंग देखती है। और ये प्रोबा 3 को लॉन्च किया गया, ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा का पूरा कमर्शियल मिशन था जिसको कोऑर्डिनेट इसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, इसी एक आर्म ने किया है, इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहती है, हम अलग से पढ़ सकते हैं। नासा के बारे में यहाँ पर हम कवर कर सकते हैं। देन नासा के साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है इसरो के रिगार्डिंग, तो इसरो जो है वो 1969 में बनाया गया था। हम इसको ऑलमोस्ट रोज डिस्कस कर रहे हैं, जैसे जैसे न्यूज़ में रहता है ईयर साथ साथ में डिस्कस करने से क्या होता है कि परमानेंट याद रहेगा, क्योंकि ईयर्स फैक्ट्स लर्न करने, डेट्स लर्न करनी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर हम इसको रोज के रोज रिवाइज करते रहेंगे तो ऑलमोस्ट ईजी रहेगा इनको लर्न करना। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। DRDO की अगर हम बात करें, DRDO जो है वो 1958 में बन रखा है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और नासा भी जो है वो आपका 1958 में बन रखा है। तो ये इस तरह से हम को लिंक करके इनको पढ़ सकते हैं। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV भी है, PSLV, GSLV, SSLV, तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये भी जो टॉपिक है वो GS3 का रहेगा। तो PSLV उनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या रोल है, GSLV क्या होता है, फीचर्स क्या है पता होना चाहिए, SSLV क्या है ये भी क्लियर होना चाहिए। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस तरह से हम इसको पूरा ओवरऑल कवर कर सकते हैं। और साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से में स्पेस टेक्नोलॉजी से जो है वो ये कंसेप्ट लिंक करता है। जब स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की जाती है तो एक स्पेस डिप्लोमेसी आती है। स्पेस डिप्लोमेसी का कंसेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये भी जो है वो GS3 का टॉपिक रहता है, इसको भी कोलिंग करके पढ़ा जा सकता है। देन उसके बाद जो है वो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। लास्ट में हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि एक आधा क्वेश्चन जो है वो आपके लिए हम छोड़कर जा रहे हैं, और इसका आंसर जो है वो आप पूरा 120 वर्ड्स में या फिर जो है वो 150 वर्ड्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि इंडिया लाइक G20 का जो अभी समिट हुआ है ब्राज़ील में, उसका सिग्निफिकेंस आपको बताना है, लेकिन सिग्निफिकेंस जो बताना है वो बताना है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से G20 का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, इसको पूरा आप प्रिपेयर कर सकते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट में, और देन उसके बाद जो है वो आप हमें इससे जो है टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो जो आज हमने डिस्कस की। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।